स्क्रीन वे वी लेफ्ट और आपको विजिबल हो तो बताना प्लीज़। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, आपको विजिबल हो तो बताना। जी आ गई। ओके, वी वर डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 3 और मेन हमारा एजेंडा जो था दैट वाज टेस्ट प्लान, हाउ टू ऑर्गेनाइज टेस्ट प्लान, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेस्ट प्लान। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे और वी हैव बेसिकली हाफ हमने कवर कर लिया था। एंड आई टोल्ड यू दैट वाज अराउंड 14 to 15 बुलेट्स व्हिच कंप्राइजिंग द फुल टेस्ट प्लान, बट हेयर वी वर मेनली फोकसिंग रेस्ट ऑफ द 7। हमने आई गेस 7 या 6 किए थे। मैं भी ओपन करता हूँ तो आप लोग मुझे गाइड करना कि एग्जैक्टली कितने कवर होते हैं। एक अपडेटेड डाटा और टेस्ट केसेस, सॉरी टेस्ट प्लान नज़र आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट? जी सो थोड़ा सा रीहैश करूंगा कि हमने प्लान डिस्कस किया था। इसका पर्पस ये था कि हमने से मुराद है जो क्यूए का लीड होगा या जो भी लीड कर रहा होगा अपने क्यूए डिपार्टमेंट को, उसने एक वेल डिफाइंड हेलो। प्लान। जी आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी अब आ रही है, आ रही। ये आप में से किसी एक की साइड से डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, मुझे आवाज़ डिस्कनेक्शन की आई है। आई डोंट नो कौन था वो। खैर एनी हाउ, शायद मैं। शायद आप ही थे इसलिए आप ही बोले थे। जी खैर, जी तो बता मैं ये रहा था कि इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, कि आपने जब भी कोई टेस्टिंग अप्रोच के लिए काम स्टार्ट करना है, टेस्टिंग पे जाना है, तो यू मेक श्योर कि आपका एक वेल डिफाइंड वेल रिटर्न प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, टेस्ट प्लान लिखा हुआ हो, जो कि एक्सट्रैक्ट आपका प्रोजेक्ट प्लान से भी हो सकता है और एसआरएस से भी हो सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जल्दी से गो थ्रू करूँगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कि हमने इंट्रोडक्शन करवाया था कि आपने टीम का बताना है, डॉक्यूमेंट लॉग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डॉक्यूमेंट के चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ चेंजेस इसमें आती रहती हैं, तो आप डॉक्यूमेंट लॉग पे फोकस करते हो। उसके बाद हमने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि जो भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट काम कर रहे हो उसका एक ओवरव्यू आप बताते हो कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है, क्या करती है। फिर हमने पर्पस पढ़ा था और पर्पस हमें आइडिया हुआ था कि क्या क्या टेस्ट प्लान कोई पूछे कि तुम बना रहे हो तो उसका मकसद क्या है, तो आप कम से कम उसको आंसर कर सकोगे इसका पर्पस क्या है। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने बार बार ये चीज़ बात रिपीट की थी कि स्कोप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि whoever is making this document, he or she should be that much clever कि क्या डॉक्यूमेंट में डालना है और क्या डॉक्यूमेंट से निकालना है, क्योंकि वो वही चीज़ होगी जो आप लाइक फंस भी सकते हो। और आप खुदा ना खास्ता लाइक कोई मेजर चीज़ आ गई, क्लाइंट ने रिपोर्ट कर दी और आपने इसमें ना लिखा हुआ होगा, तो लॉन्ग रन में ये होगा कि वो ये कहेंगे कि ना लिखा हुआ तो सेव हो, आप कह सकते हो प्लान में था नहीं, लेकिन लिखा हुआ और अगर आपकी मिस्टेक हुई तो वो चीज़ आपको लॉन्ग रन में इफेक्ट कर सकती है। कि अगर आपने मेंशन किया था, सीईओ ने अप्रूव किया था, तो वाई वी आर फेसिंग दिस इशू, राइट। फिर हमने थोड़ा सा जी डिस्कस किया था कि रिसोर्स की एलोकेशन क्या है। फिर हमने कहा कि क्यों बैकअप रिसोर्स ज़रूरी होता है, डोमेन नॉलेज के इसलिए बताना लाजमी होता है, तो क्योंकि इसकाटा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक सेटअप ही है, हैविंग मोबाइल वेब एंड डेस्कटॉप। तो इसमें रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा थे। वैसे यूजली दो रिसोर्सेज होते हैं क्यूए की टीम में जो एक प्रोजेक्ट में अलॉट होते हैं, एक प्राइम रिसोर्स होता है, एक सेकेंडरी होता है जिसको हम बैकअप कहते हैं। सही। हाँ, जहाँ हमने छोड़ा था दैट वाज बेसिकली आउट ऑफ स्कोप। और आउट ऑफ स्कोप ये चीज़ थी कि इसमें भी मैंने कहा था कि आप लोगों को कि दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट प्लान, कि आप कौन सी चीज़ें अपने प्लान में कह रहे हो कि मैं नहीं डालना चाह रहा। और हमारी डिस्कशन जब इंक्लूड हुई थी इसी बात पे हुई थी कि आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ वो सारी चीज़ें लिस्टेड हो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। क्योंकि वन टाइम अगर आप फेवर दे दोगे, मैं ये भी नहीं कहता कि हर दफ़ा कह दो कि मैंने नहीं करना, बड़ा बैड इमेज जाता है। जब आप काम करते हो तो एज अ टीम काम करते हो, एज अ टीम ग्रो करते हो, और प्रोजेक्ट की सक्सेस भी आपकी एज अ टीम होती है। किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह सकते कि इसने डेवलपमेंट किए तो इस सारी सक्सेस इसको चली जाएगी। क्यूए का रोल होता है, डिज़ाइनर का रोल होता है, नेटवर्क लोगों का रोल होता है। एवरी वन हु इज़ लाइक एसोसिएटिंग विद द प्रोजेक्ट या जो भी स्टेक होल्डर आ रहा है, वो सब अपना इनपुट पुट कर रहे हैं, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा था ऐसा नहीं होना कि आपने अपना काम बढ़ा देना है, क्योंकि क्यूए को नॉर्मली पाकिस्तान में इसकी जॉब को इतना ज़्यादा उस तरह कैटर नहीं आप करते कि हर काम डाल देते हो कि डाटा एंट्री करनी, चलो क्यूए से करवा लो। तो उस चीज़ से मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ कि बीइंग ए प्रोफेशनल यू शुड बी एबल टू लेट एनीवन नो कि मेरे पास इतना काम है, इस कैलिबर का काम है, मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मुझे यूज़ केसेस लिखने आते हैं, टेस्ट केसेस लिखने आते हैं, मैं कोई लाइक वेला या फ्री बंदा नहीं हूँ। तो ये आपने
जब रियलाइज़ करवाओगे अगले को तो उसको भी आइडिया होगा कि यार ये तो वाकई 10 बंदे जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने 10 पॉइंट्स बता रहा है और इसको इतना काम है। जो कंपनी में अगर आप छोटे सेटअप पे स्टार्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल 40K से 50K से, तो देयर इज़ अ चांस हो गया है यार कि तुम तो फारग बंदे हो। तो आपने ये नहीं करना, आपने कहना है कि मैं क्यूए का प्रोफेशनल बंदा हूँ, हैविंग ट्रेनिंग है मेरे पास क्यूए की, और पूरा उसको एक रोड मैप देना है। रोड मैप आप कैसे दोगे? इस टेस्ट प्लान के थ्रू दोगे कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लान जब दोगे तो अगले को भी अच्छा लगेगा कि यार ये पूरे एक पीछे से प्लानिंग के साथ आ रहा है, रादर देन कि ब्लाइंडली स्टार्ट कर दे कि हाँ ये टेस्ट कर लो तो आप स्टार्ट कर दो। बात समझ रहे हो ना मेरी? जी। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ कि आउट ऑफ स्कोप तक हेडिंग का नंबर क्या था? 7 था। 7। नाउ वी जी विल स्टार्ट विद हेडिंग नंबर 8, और ये है मेरे पास टेस्टिंग टाइप्स। आई होप कि ताविश भाई ने रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर दी होगी हाँ या कर दी, किसी एक। आसिफ जी कर दे, जी, मैं चलें, कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलें गुड। वो इसलिए फ़ायदा होता है कि बाद में फिर आप लोग उसको रिहैश कर सकते हो। अच्छा, जी नाउ कमिंग टूवर्ड्स टेस्टिंग टाइप्स। टेस्टिंग टाइप्स क्या हैं, क्या होती हैं? लेक्चर नंबर 4 पूरा इसी पे है, और जिस तरह मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था कि नॉट श्योर बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के 1-2 घंटा निकाल के दिन में किसी भी टाइम जो वीक चल रहा है, एक असाइनमेंट तो आपको इंशाल्लाह आज मिल जाएगी, तो एक लेक्चर 4 भी हम कवर कर लें ताकि पूरा वीक जो हमारा एक दिन और ज़ाया हुआ है वो हो जाए। तो मैं आपको पिंग करूँगा, चाहे वेडनेसडे हो चाहे थर्सडे हो। कोशिश है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वर्कलोड के कितना होता है। अभी भी लंच ब्रेक अभी ली थी, तो लंच ब्रेक को यूटिलाइज करते हुए आपको कोच कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में जो रह गया तो कम से कम ये पूरा होगा, राइट? तो कीप चेकिंग द व्हाट्सएप जी के, मैं आपको पिंग करता रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी सैटरडे संडे तो हमारा नॉर्मल क्लास होगी। अच्छा, हेडिंग नंबर 8 है टेस्टिंग टाइप्स, जो कि हमारा लेक्चर 4 का पार्ट होगा। इसमें हम तकरीबन 20 से 25 टाइप्स पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सम टाइम हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम किस टाइप की टेस्टिंग कर रहे हैं, कि ये इसको टेक्निकल जार्गन्स में या क्यूए की टर्मिनोलॉजी में आप क्या कहते हो। जिस तरह आपको कुछ नाम नज़र आ रहे हैं, फंक्शनल, एक्सप्लोरेटरी, रिग्रेशन, सिस्टम, लोड, ऑटोमेशन, कंपैटिबिलिटी, बिजनेस यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये तो हार्ड डी आई के 7 या 8 लिखी है। ये काशिफ जिस बंदे ने टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट बनाया था, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से डाल दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि कुछ कुछ ने येलो किया हुआ है बिकॉज ही वाज अनसर्टन, ही वाज नॉट श्योर ये चीज़ डालने वाली है कि नहीं। तो वही वाली बात जो लास्ट टाइम मैं आपको कह रहा था कि ये उसने सीईओ से पूछना है कि वेदर वी विल इंक्लूड दिस और नॉट, तो उसने उसको मार्क कर दिया है ताकि जब मीटिंग हो कॉन्फ्रेंस रूम में तो वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें। लेकिन ये सिर्फ बड़ी लिमिटेड सी हैं। जब मैं हम लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। जिस तरह पहला कंसेप्ट होता है ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स का, उसके बाद फिर ग्रे बॉक्स आती है, सैनिटी आती है, रिग्रेशन आती है, लोड आती है, परफॉर्मेंस आती है। बेतहाशा टाइप्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसको हमने रट्टा मारना है। उसको हमने कंसेप्ट लेना है कि परफॉर्मेंस क्या होती है, लोड क्या होती है। और जो पहले 4 लेक्चर हैं ना, ये आपके जो पहला इंटरव्यू जब भी होगा इंशाल्लाह, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उसमें पहला इंटरव्यू जो होगा वो पहले 4 लेक्चर्स में से होगा। ये भी मैं आपको मेक श्योर कर दूँगा, और इंशाल्लाह 4 लेक्चर के बाद मैं ग्रैंड क्विज भी लूँगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर दो। टेस्टिंग जो टाइप लिखी हुई है, ये आप टेस्ट प्लान में इंक्लूड, इसमें मैं बताने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि प्लान में आप इंक्लूड करते हो अपनी परसेप्शन से, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिशियली तो स्टार्ट हो चुका होता है बट यू आर नॉट श्योर जब तक पूरा प्रोजेक्ट बन नहीं जाता। साथ साथ प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशंस आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, तो आप कहते हो अच्छा इसमें तो मुझे परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी, इसमें तो मुझे ऑटोमेशन भी करनी पड़ेगी, इसमें तो मुझे एसक्यूएल इंजेक्शंस भी लगाने पड़ेंगे, मतलब डेटाबेस की टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड है। दिस इज हाउ इट गोज। तो पॉइंट इज ओनली दैट कि आपने अब जब समझ जाओगे आप टेस्टिंग टाइप्स आपको क्या है क्या होती हैं, तो आप लाइक आसिम और ताबिश इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्कोप को देखते हैं। दोनों में से कोई बता सकता है कैसे एनालाइज करोगे कि इस प्रोजेक्ट में ये वाली चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ये वाली टेस्टिंग टाइप इन्वॉल्व हो रही है, कैसे पता लगेगा? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बाय द वे। साहब ऐसे जो है वो मकसद अगर क्लियर बना तो खुद बता देगा कि इसमें आप कौन कौन सी टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसा प्रॉपर समझ में आई है और आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, जो उसके अंदर ही आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है उसी के ऊपर आप टेस्टिंग करो, तो उसकी जो आप टेस्टिंग कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स की वही रिक्वायरमेंट्स ही बताती हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग में जाएगा या लोड टेस्टिंग में, या आपके पास क्या चीज़ें हैं टेस्टिंग के लिए कैटेगरी वाइज। यस, आपने जो बात स्टार्ट की थी वो थोड़ी समझ मुझे नहीं आई, लेकिन मुझे जो समझ आया वो ये आया, आप कह रहे हो कि एसआरएस के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट? ये आपने कहा ना? जी जी। यू आर राइट, लेकिन मतलब 90% आप करेक्ट हो। लेकिन थोड़ा सा अज्यूम हम कर सकते हैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट को स्कोप को देख के। स्कोप भी बेसिकली आपकी ऐसा रहता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जब हमारी स्क्रम मीटिंग्स हो रही तो हमें आइडिया हो रहा है कि प्रोजेक्ट स्टैटिक साइट है, डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक समझते हो क्या होता है? स्टैटिक और डायनेमिक, हाँ। ये इसका मेरे को जो कॉन्सेप्ट मिला था वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट मिला था।
थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें। सर जो स्टैटिक था वो मैं से वेरिफिकेशन की तरफ जाता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, और वैलिडेट वही प्रोसेस वाला था कि क्वालिटी कंट्रोल आ जो चेक करता वो इसमें वो चीज़ वैलिडेट कराते हैं। अच्छा, आगे भी हमारी इस पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, डिटेल लेवल पे मैं एलैबोरेट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये याद रखना, जो स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक और डायनामिक, उसका मेन फंक्शन ये मेन कंसेप्ट ये होता है कि स्टैटिक मेनली आपका कंटेंट ड्रिवन होता है। कुछ साइट्स आती है जिसमें कोई डेटाबेस से चीज़ें हम फेच नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइट मैंने खोली है, मैंने कहा 4 से 5 पेजेस की साइट है, एक पे अबाउट अस लिखा हुआ है, एक पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ कंटेंट है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने कोई डीबी से कॉल करके कुछ फेच करना हो। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक साइट है, वहाँ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। अब मुझे पता है कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में मैंने नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, जो ईमेल डालना है, तो ये डाटा सारा एक तो सेव भी हो रहा है डेटाबेस में, और मैं चाहूँ तो रिट्रीव भी कर सकता हूँ। तो जिस जगह आपका डेटाबेस इन्वॉल्व होता है या कोई फॉर्म्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, तो हम कहते हैं ये डायनामिक चीज़ है। ये मतलब किसी टाइम चेंज हो सकती है। आसम भाई का अपना एक फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, उनके अपनी फील्ड्स होंगे, ताबिश भाई की अपनी फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, अपने फील्ड्स होंगे, तो डाटा डायनामिक हो रहा है, कीप ऑन चेंजिंग, और हमने ऐसी फैसिलिटी अपने सिस्टम को दी हुई है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जो स्टैटिक साइट्स होती हैं, स्टैटिक का मतलब होता है वो कंटेंट ड्रिवन होती हैं, उसमें सिर्फ कंटेंट होगा कि आप अबाउट अस पे क्या लिखा हुआ है। जिस तरह वर्डप्रेस के पेजेस होते हैं, आप गए इस पेज पे, सिर्फ थ्योरेटिकल डाटा है। बात समझ आ रही है? हाँ और जी जिस जगह पे आप डेटाबेस को इन्वॉल्व करोगे, डेटाबेस से आपने कुछ चीज़ फेच करनी है, डेटाबेस से कोई कॉल आपने रिट्रीव करनी है, तो विच मीन्स कि डायनामिक साइट है कि यहाँ डेटाबेस इन्वॉल्व हो रहा है। तो कॉमन सा डिफरेंस, तो अगर आपने इंटरव्यू पास करना है राइट अवे, उसको बंदे को आइडिया हो जाए कि आपको कंसेप्ट है, तो आपने सिंपल ये कहना है, ये स्टैटिक साइट्स वो होती हैं जो कंटेंट ड्रिवन होती हैं, पेजेस वाइज, सिर्फ सिंपल पेजेस पे डाटा आ रहा होता है, आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ के चेक करना होता है, ग्रामर ठीक है अगर क्यूए के हिसाब से बात करूँ, या आपने देखना होता है कंटेंट सही है, अलाइंड है, प्रॉपर, कोई उसमें कोई फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डायनामिक की, डायनामिक में डाटाबेस एक तो मस्ट होता है, आपके फॉर्म्स मस्ट होते हैं, और आप डाटाबेस से कुछ ना कुछ फैच या रिट्रीव कर रहे होते हो, तो वहाँ पे फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं डायनामिक डाटा, कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो कहने का जी मकसद ये है कि जब आपके पास एसआरएस आ जाएगी, ताबिश भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, तो उससे आपको 90% आइडिया हो जाता है कि साइट किस तरफ जा रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि छोटी सी साइट है, 4-5 पेजेस बनाने हैं, किसी कस्टमर ने कहा है कि हार्डली आप कहते हो यार ये तो $10 का प्रोजेक्ट है, मैं फ़ौरन से कर देता हूँ, वर्डप्रेस के साथ प्लगइन इंटीग्रेट करना है, कंटेंट की साइट है, ना कोई डेटाबेस इन्वॉल्व है, तो आपका उसका टेस्ट प्लान छोटा भी बन सकता है। ये जो 14-15 मैं हेडिंग्स आपको बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि हर प्रोजेक्ट में 14-15 आएंगी। यू हैव टू लाइक कीप एन आई कि इसको किस तरह मैंने स्क्वीज करना है, जो किस तरह मैंने एक्सपेंड, तो खैर नहीं होगी, 14-15 हेडिंग्स ये तकरीबन प्लान में ही आती हैं, जो कि बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के प्रोजेक्ट का स्कोप से प्ले अराउंड करके इसके हेडिंग्स कम भी कर सकते हो। जिस तरह कॉमन एग्जांपल दो, क्यूए रिसोर्स, हम 3-3 क्यूए रिसोर्स डाल रहे हैं। यार ये माइक म्यूट कर दें, शोर आ रहा है किसी एक की साइड से, पता नहीं। अच्छा खैर, सोर्स है, मैंने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट में 3 क्यूए के बंदे डाले हुए हैं, लेकिन अब स्टैटिक साइट है, सिर्फ पेज है, मैं कहूँ सिर्फ मैं ताबिश भाई को यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्यूए की जरूरत नहीं है, इसमें टेस्टिंग इतनी इन्वॉल्व नहीं है, फंक्शनैलिटी नहीं है। एग्री करते हैं ना बात से? तो मैं चाहूँगा तो एक ही क्यूए डाल दो, राइट। हाँ ऐसे ही। जी तो ये आपने थोड़ा सा इस पे चेक एंड, लेकिन बड़ा हार्डली होता है कि प्रोजेक्ट आपका स्टैटिक हो। आजकल जितने भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और काफ़ी लेंथी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये टेस्ट प्लान आपका एक सोर्स ऑफ, आप कह लो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, जो आप आगे भी यूज़ करोगे प्रोजेक्ट्स के लिए। और होपफुली जो मैं असाइनमेंट आज दूंगा उसमें भी आपका बेस ये देखते हुए आप अपना असाइनमेंट बनाओगे। ऑलराइट। जी तो जब जहाँ तक बात रही टेस्टिंग टाइप्स की, तो घुमा फिरा के मैं वही बात कहूँगा कि ये तभी आप लिख सकते हो जब आपको एसआरएस की या स्कोप की अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना कुछ जो है बड़ी कॉमन है, जिस तरह फंक्शन, कोई भी हम चीज़ बना रहे हो होगी तो फंक्शनल ना, तो लाजमी है फंक्शनल होगी, रिग्रेशन लाजमी होगी, तो बाकी 5-6 ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी लिखी भी नहीं हुई, जो कि मैंडेटरी हैं, क्या वो तो आपने आंखें बंद करके लिख देना कि होंगी मस्ट, राइट। जी अब मैं आ रहा हूँ हेडिंग नंबर 9 पे। हेडिंग नंबर 9 और 10 बेसिकली सिस्टम एंट्रेंस और एग्जिट क्राइटेरिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी, इसलिए मैं पहले इसको हाइड कर दूँ ताकि आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। इस पे बेसिकली आप करते ये हो कि सिस्टम और एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब ये है कि जब क्यूए का बंदा टेस्टिंग करने जा रहा होता है, या मतलब कि आपका समझ लो डेवलपर ने का एक काम कर लिया है और आप क्यूए को हैंड ओवर कर दिया कि आप टेस्ट करो, इसमें आप क्या अज्यूम करते हो कि आपको हैंड ओवर करने से पहले वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहो कि ये चीज़ें होंगी। तो मैं अब देखो, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी आम सा क्यूए का बंदा कर देगा यार कि
क्या मैं लिखूँ, लेकिन ये आपका रोल है, ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप कौन अप्रूव कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था सीनियर मैनेजर और बिजनेस हेड, तो आपके पास फुल राइट है। अगेन वेरी क्लेवर अप्रोच कि आप चाहो तो उसमें कुछ भी लिख सकते हो कि मैं, आपने बताओ अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है यहाँ पे कि मेरे पास जब टेस्टिंग को काम आए तो ये चीज़ें मेरे मुझे फुलफिल मिलें। अभी कोई आइडिया आ रहा है कि किस तरह को टेस्टिंग के लिए काम आ रहा है या आसम को काम आ रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्या काम पहले से हुआ? हेलो। जी कासिम भाई, पहले मतलब इसमें उसको हम देखेंगे सिस्टम कैसा है। उसमें अगर किसी कार्ड की ज़रूरत है, जैसे कि कोई ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो वो होना चाहिए। ये सारी वेरी गुड। चीज़ें, ये सारी चीज़ें एंट्रेंस क्राइटेरिया में आ जाएंगी। और ताज भाई आप कुछ ऐड करोगे? यार कासिम, मेरे हिसाब से तो ये समझे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हुई भी है। सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट मकसद ये होना चाहिए कि भाई जो आप चीज़ दे वेरी रहे हो गुड। पूरी। अच्छा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, तीसरी चीज जो आपका जो ना इसके अंदर डेटाबेस अगर इन्वॉल्व है तो उसके क्रेडेंशियल टेस्ट डाटा जो होता है वो अगर वेरी गुड। यूजर्स कोई सा प्रॉपर डेवलप हुए में कनेक्टिविटी है या बस ऐसे ही आपने उठा के दे दिया कि यार ये आप कर लो। ये दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें होता है ये, देखिए ये ओपन एंड है और आप इसमें चाहो तो रियलिस्टिकली जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसने बेसिक लिखा है कि ऑल डेवलपमेंट कोड मस्ट बी यूनिट टेस्टेड। अब आप दोनों में से किसी को यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन पता है क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग हमने पढ़ना भी है लेक्चर 4 में इंशाल्लाह, लेकिन वैसे कोई आइडिया है कि यूनिट टेस्टिंग जब मैं कहता हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? यूनिट टेस्टिंग में कासिम भाई वो यानी एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन को सिर्फ एक फंक्शन को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट हो जाएगा। जेनेरिकली देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हो कि वर्ड से ज़ाहिर है यूनिट, तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मॉड्यूल। तभी भी आप कुछ ऐड करोगे, यही बात करोगे जो आसम ने की? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी कट रही है। अब आ रही है। अब अब बेहतर है, बेहतर है, आ रही है। मेरे हिसाब से टेस्ट जी अब किसी भी मॉड्यूल का छोटा से छोटा हिस्सा जो मकसद जो आप टेस्ट करते हो वो यूनिट कहलाता है। तो आप उसकी टेस्टिंग करते हो कि वो प्रॉपर डेवलप है या नहीं, चाहे वो एक फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन इससे ज्यादा भी इस मॉड्यूल के फंक्शन इसमें अवेलेबल होंगे यूनिट। अच्छा ठीक है, आवाज़ आपकी ना डिस्टॉर्ट कर दी, मुझे समझ आ गई है अभी तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तभी भी आपको जगह शायद चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आसम की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है, आपकी ना बहुत रुक रुक के आती है, या तो आसम माइक म्यूट उस टाइम नहीं करते हैं, कुछ इस तरह का इशू है। तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई करें, क्या इशू है ये? तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ऐसा हो रहा है नॉर्मली, आसम की बिल्कुल फ्रिक्वेंट आती है मुझे आवाज़, लेकिन अब आपकी नहीं आती। अब जो बेहतर है कासिम भाई। अब बहुत बेहतर है, पता नहीं आपने क्या किया है, बहुत बेहतर है, अच्छी बात आई है, साउंड भी बेहतर था। अच्छा, आप दोनों ने जो बात की वो, अगर मैं जेनेरिकली बात करूँ, किसी से भी पूछूंगा जो कि आईटी का थोड़ा सा भी नॉलेज रखता होगा या कोई डोमेन नॉलेज थोड़ी सी होगी, वो यही बात करेगा यूनिट का मतलब है कि छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे फंक्शंस आपने इसमें देने, विच इज़ फाइन। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है आज से और जब तक हमारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती तब तक, कि यूनिट टेस्टिंग वो टेस्टिंग टाइप है जो कि डेवलपर खुद परफॉर्म करता है और क्यूए का बंदा नहीं करता। ये कॉमन सा कंसेप्ट है लेकिन लोगों को नहीं पता होता। और ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, यूनिट टेस्टिंग जो मैंने कहा है कि 20-25 टेस्टिंग टाइप हम पढ़ेंगे, उसमें से वाहिद टेस्टिंग टाइप है जो डेवलपर खुद अपने कोड को टेस्ट करता है कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। ये भी आगे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस टाइप की टेस्टिंग कर सकता है। इसमें आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना कि ये मॉड्यूल की टेस्टिंग है, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपका ये चेक हो रहा होता है। यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है, अपने काम को चेक करता है, और ये वाइड टेस्टिंग टाइप है कि जो क्यूए का बंदा नहीं करता। तो आपसे जो आपका इंटरव्यू होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ताबिश हाउ कैन यू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग? अब ताबिश भाई ने कभी भी ये नहीं कहना कि आई विल परफॉर्म दिस दिस एंड दिस, या आसिम ने यूँ नहीं कहना, यू विल से I will not perform unit testing. Unit testing is not my job. It is entirely related to developer's job to perform unit testing of its done code या जो भी उसने काम किया है। Getting my point? जी ठीक है। यूनिट टेस्टिंग अगेन बार बार कह रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि मैंने ये बात तो आपको बता दी एज ए कंसेप्ट कि यूनिट टेस्टिंग आप लोग नहीं करोगे, और ना अगर इंटरव्यू में कोई पूछे आपको फोर्स भी करे, इंटरव्यू बहुत घुमा के बात करता है, ये मैं आपको बता दूँ। अब वो बार बार आपको एम्फोसाइज करेगा कि आप कैसे यूनिट टेस्टिंग करोगे, तो ये ना आप प्रेशर में आके ये कह दो मैं ऐसे करूँगा, आपका जॉब ही नहीं है, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है। अब मुझे बताओ अब क्या जहन में आता है, थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं थिंकिंग को, कि यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर क्या क्या सोचता होगा। कोई भी बंदा चाहता तो नहीं ना मेरे कोड में कीड़ा निकले, वो तो क्यूए को भी लाइक नहीं करता कि आप लोग उसके बग्स निकालते हो, तो वो अपने काम में से कीड़ा क्यों निकालेगा? वो तो कह देगा यार हाँ यूनिट टेस्ट हो गया,
पास हो गया है, अब डेवलपर यहाँ पे कितना अच्छा ये क्यूए का बंदा जैसे टेस्ट प्लान लिखा है, कह रहा है कि डेवलपर को ये बता दो कि यूनिट टेस्ट करके मेरे पास आओ। पहले तो मेरा क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट में वो क्या क्या देखेगा, और फिर मेरा क्वेश्चन है कि यूनिट टेस्ट ना करने के नुकसान क्या है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, सिर्फ इंटरेक्शन हमारा रहे और आप लोग जागते रहो, क्योंकि टाइम भी ऐसा है थोड़ा सोने वाला, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप लोग और सिंक रहो मेरे साथ। तो आपके ज़हन में क्या आता है? ताबिश भाई और आसिम दोनों बारी बारी बता दो कि यूनिट टेस्ट में डेवलपर क्या क्या चीज़ें देखेगा। और ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे नहीं हो सकता, लेकिन एज एन आईटी प्रोफेशनल क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम इसका जवाब भी पता हो टेक्निकली कि डेवलपर क्या क्या सोच सकता है। आप क्या जवाब दोगे? हाँ, कसम से कुछ आइडिया नहीं है यूनिट टेस्टिंग का। मेरे ध्यान में बस यही था कि फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो अभी बताया आपने कोई कि बात नहीं, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ ताज भाई, कोई जहन में आता है? यार कासिम, टेस्टिंग अगर आप डेवलपर के end में देखेंगे तो इसमें तो मुझसे बहुत सारी चीजें मेरे जहन में आती है। जैसे आपके डेटाबेस है कि डेटाबेस प्रॉपर सिंक हुआ है नहीं हुआ फंक्शनलिटी के साथ, गुड। उसका। और यो अगर यो ना वेब वेब जो डेवलपमेंट की जो साइड पर अगर देखें तो उससे टेक्स्ट बॉक्सेस प्रॉपर काम कर रहे हैं, उसमें डाटा प्रॉपर आ रहा है, जो जो भी डैशबोर्ड पे डाटा आ रहा है। मुझसे बहुत सारी चीजें कर सकता है डेवलपर। चेक एपीआई कॉल भी चेक कर सकता है, या एपीआई कॉल प्रॉपर डाटा फैच करके ला रही है जो मैं कॉल चला रहा हूँ पीछे। अच्छा, एक चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर कर देगा तो क्वेश्चन ये भी रेज होता है फिर हमारा क्या काम है, हमारे से मुराद क्यूए का है। तो कभी भी यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट नहीं करेगा। ही एंड शी ओनली वैलिडेटेड द बेसिक स्टफ, जिसको हम अगर मैं टेस्टिंग की टाइप्स की ज़बान में बात करूँ तो कहते हैं स्मोक टेस्ट। उसमें हमने कुछ टेस्ट कैसे डिफाइन किए हुए होते हैं कि ये चल रहा है तो आगे वाली चीज़ भी ठीक चल रही होगी, हम एज्यूम करते हैं, वो बात की बात है लेक्चर 4 की। लेकिन अभी ये बता दूं कि बेसिक लेवल की वैलिडेशन चेक होती है। फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वायरमेंट पे लिखा है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ प्रोडक्ट ओनर के एक फील्ड का जो नेम कैरेक्टर है वो 50 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। अब ताबिश भाई ने टेस्टिंग स्टार्ट की, ताबिश भाई ने 100 डाल दिए और ताबिश भाई ने बग पोस्ट कर दिया कि रिक्वायरमेंट जब ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा नहीं होगा, तो तुम लोगों ने क्यों 100 डाला है? वहाँ पे ताबिश भाई डेवलपर की ठीक ठाक क्लास ले सकते हैं कि यार कि क्यों किया है। इस तरह की जो बेसिक वैलिडेशन है, फॉर एग्जाम्पल अब ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे मैं @ का साइन नहीं डालता, जिस तरह कासिम _@877 क्या पता डेवलपर ने वहाँ वैलिडेशन ही नहीं लगाई हो। और स्पेलिंग इश्यूज, तो छोटी छोटी चीज़ें जो डेवलपर खुद से देख सकता है, इतना टाइम का, वरना तो डेवलपर भी कह सकता है ना मेरी जॉब नहीं, आप क्यूए के बंदे को पे दे रहे हो तो उससे टेस्ट करवाओ। तो डेवलपर हमेशा टेस्टिंग वो करेगा कि जो बेसिक लेवल की होगी, कि क्यूए के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो कहे कि मैं ये चीज़ें फील्ड्स भी टेस्ट करूँ, ये भी करूँ। कर वो ज़रूर सकता है और हर अच्छे क्यूए दोबारा करता है, लेकिन ये डेवलपर के एंड पे भी बनता है कि वो इतना गंदा कोड ना रखे। ये करने का फ़ायदा ये होता है कि डेवलपर थोड़ा सा ऑन टॉप रहता है, वरना तो वो गंदा गंदा कोड कर दे, ना कोड का कोई स्टाइल हो, ना कमेंट्स हो, कह दे काम हो गया। जब क्यूए के पास चीज़ आए तो 1 घंटे के अंदर 50 बग मिल चुके हों। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उस चीज़ से हम बच जाएँ, जो बेसिक वैलिडेशन के बग्स हैं कम से कम वो तो डेवलपर देख लेना। बात समझ रहे हैं? जी कसम भाई। बाकी दूसरी चीज़ क्या है जो मैं थोड़ा सा टेक्निकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल डेवलपर ने एक फंक्शन लिखा है और एक लाइन ऑफ कोड है, वो फॉर एग्जांपल 20 लाइन का है, लेकिन एक और डेवलपर, चले मैं इसको थोड़ा सा और इजी बनाता हूँ। ताबिश भाई भी डेवलपर है, आसिम भी डेवलपर है। अब ताबिश भाई को मैंने कहा है कि आपने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, और आसिम को भी कहा है कि आपने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। ताबिश भाई उस चीज़ को करने में, उस कोड को लिखने में 10 लाइनें ले रहे हैं, और वही काम जो है आसिम एक फॉर लूप लगा के 2 लाइनों में कर रहा है, ठीक है। अब कोड की ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो किसका कोड ज़्यादा अच्छा होगा मेमोरी कंजप्शन के लिहाज से, 2 लाइनों वाला, 10 लाइनों वाला? ये 2 लाइनों वाला। वेरी गुड। कि 2 लाइनों में जो आपने कोड लिखा है, काम लॉजिक वो भी आसिम भाई भी सही है, काम आसिम भाई का कोड, सॉरी आसिम का कोड भी कर रहा है, ताबिश भाई का भी कर रहा है, लेकिन 2 लाइनें वाला आपका सिस्टम में मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि सिर्फ 2 लाइन्स की हिट जा रही हैं, और उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी इफेक्टिवली कोड को कोई और बंदा देगा। जिस तरह आपने शायद सुना हो या ना सुना हो कि कोड के रिव्यूज़ होते हैं, जो भी आपका जूनियर होता है ना, जब भी वो कोड लिखता है तो सीनियर बंदा उस कोड को रिव्यू करता है कि ताकि उसका कोडिंग स्टाइल और कोडिंग स्ट्रक्चर, ये आपसे लिंक नहीं है बातें, लेकिन बता रहा हूँ ताकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चाहो तो आपको इस चीज़ का पता हो। कोड रिव्यू के प्रॉपर आपके आजकल तो जीरा वगैरह में प्रॉपर एक बटन बन गए हैं कि आपने लाजमी कोड रिव्यू करके आगे भेजना है, ताकि पता लगे कि किसी आप इंटरनी से काम करा रहे हो, जूनियर डेवलपर से, उसने अच्छा कोड किया भी। तो बात अगेन घुमा फिरा के बात कि यूनिट टेस्टिंग वो क्या टेस्ट कर सकता है, वो ये टेस्ट कर सकता है कि एक जो फंक्शन मैंने लिखा है अगर वो 2 लाइनों में लिखा जा सकता है तो वाई आई एम कंज्यूमिंग 10 लाइन्स। क्या फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम देखते हैं कि
कोई वेबसाइट हम ओपन करें तो ओपन होने में वेबसाइट बहुत टाइम लगाती है, उस पर बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस होते हैं। तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप लोगों को आइडिया है कि जेपैग फाइल हैवी होती है या दूसरी जो आपकी वो होती है पीएनजी, कौन सी हैवी होती है दोनों में? मेरे ख्याल से जेपैग होती है शायद हैवी। अच्छा, इसमें वैसे पीएनजी हैवी होती है, लेकिन हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते कि हम कहते हैं कोई भी अपलोड कर दो। इवन आप कोई बग भी रिपोर्ट करो तो आप लोग इस पे ऑब्जर्व करोगे कि जो पीएनजी फाइल है अगर आप ईमेल में अटैच करो तो बहुत टाइम वो लेगी। रीज़न बीइंग, अब ये चीज़ें हम वैसे तो बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन इसका प्रोग्रामेटिकली और बैकएंड में बड़ा फ़र्क पड़ा होता है। अगर पेज लोड होने में टाइम ले रहा है और उस पेज पे मैंने 10 इमेज लगाए हुए हैं और इमेज सारे पीएनजी हैं, तो डेफिनेट सी बात है, कॉमन सेंस है कि पीएनजी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वो हैवी इमेज होता है। और जेपैग बड़ा लाइट इमेज होता है। जेपैग अगर आप डालोगे रेजोल्यूशन अच्छी के साथ तो वो कम टाइम लेगा। तो डेवलपर बेसिकली ये चीज़ें पीछे से चेक करता है कि जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ या जो भी मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ वो किस लेवल तक है, कितना ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। इसको वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है या कोई एक मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम डेवलपर को ये भी कहते हैं तुमने कोड ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर कोई पूछे कोड ऑप्टिमाइज़ किया है तो आप आंसर ये करोगे कोड ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें आती हैं कि आपके, जिस तरह अभी ताबिश भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि डाटाबेस की सिंकिंग हर जगह से हुई हुई, और उसके बाद फिर मैंने 2 चीज़ें ऐड की कि आपका इमेजेस इतने हैवी यूज़ ना हुए हो, फंक्शन जो आप लिख रहे हो वो लाइन्स ऑफ कोड कम कंज्यूम हुई हो। आई होप मेरी बात कम से कम समझ रहे हो आप डेवलपमेंट एंड से, क्योंकि आपने करना जी खुद जी ये नहीं समझ है। रहा क्योंकि आई नो कि आपने करना नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज कम से कम हो कि किस किस बेसिस पे, ताकि कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप कम से कम आंसरेबल हो कि मुझे पता ज़रूर है। ठीक है ना? हूँ। जी तो एक तो ये चीज़ होगी कि आपका जो कोड है वो यूनिट टेस्ट हुआ हुआ है। ये ना हो कि ताबिश भाई कहें कि मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की है, मोबाइल ऐप की टेस्टिंग है, मैंने 2 जगह टैप किया, एप्लीकेशन क्रैश हो गई। दिस इज़ नॉट द वे। ताबिश भाई कहेंगे हाँ टेस्टिंग बग्स निकल रहे हैं लेकिन बेसिक बग्स फिक्स हैं। इसलिए जब मुझे याद पड़ता है 2017-18 में मैंने पूरे जो जीरा टूल था, पता नहीं कौन सा टूल था, वहाँ पे इन्फोर्स कराया हुआ था कि मुझे लाजमी डेवलपर अपने यूज़ केस लिख के देगा कि उसने यूनिट टेस्ट कितना किया है, उसमें कौन कौन से पास है, कौन कौन से फेल है। वरना डेवलपर इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं और टेस्टिंग इतनी नहीं करते। तो ये हमें यूनिट टेस्ट फोर्स करवाना। आवाज़ नहीं आ रही, दोनों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी हेलो। जी हाँ अब आइए आपकी आवाज़। जी आसिम बोलो। मैं कह रहा हूँ किसका काम होता है इन्फोर्स कराने वाला? एक मिनट। हेलो। यार क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? जी वो आवाज़ कट गई थी आपकी बीच में। मेरी कट गई थी? मेरा तो कोई कनेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, आज तो मैं एक ही इस पे बैठा हुआ हूँ। पता नहीं शायद यहीं से कुछ हुआ हो। अच्छा, मैं पूछ ही रहा हूँ कि डेवलपर को कौन इन्फोर्स कराएगा कि आपने यूनिट टेस्टिंग करनी है? जी क्यूए का बंदा। लाजमी है कि वैसे पीएम करवाए ये वाला काम, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, क्यों क्यूए से थोड़ी सी वैसे नहीं बनती तो थोड़ा सा गेम ख़राब हो सकती है। क्यूए भी करवाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्योंकि डायरेक्ट उसके अंडर नहीं हो तो कोशिश ये करनी है कि आप अपने पीएमओ से, पीएम जो आपका मैनेजर है डायरेक्ट उससे इतना इन टच हो कि आप उसको क्लियर कट करें। वैसे तो आप प्लान में लिख रहे हो तो सबको पता होगा, ये प्लान डेवलपर भी देखता है टू बी ऑनेस्ट, एक क्यूए ने क्या लिखा है, क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है मेरी टीम से। तो इसका आंसर ये कि पीएम लाजमी इन्फोर्स कराए कि यूनिट टेस्ट करो। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2017 में लाजमी करवा दिया था कि तुमने यूनिट टेस्ट की, जो यूनिट टेस्ट किया है उसके केसेस दिखे। बात समझ रहे हैं? जी अच्छा मैं भी पता उस समय बात हुई थी पीएम वाली, तो रिपोर्टिंग वाली मैं देखा पता है कि वो क्राइटेरिया बड़ा चेंज हो गया मार्केट का। पीएम बहुत एक्टिव हो गया इस मामले में, से पीए का कोई भी काम हो वो पीएम को रिपोर्ट करता है इस वक्त। वो ट्रू, डायरेक्ट दैट्स डेवलपर ट्रू। अभी जो उसको हमारा आ रहा है ना, अगली 1-2 हेडिंग्स आ रही हैं वो सारी इसी के ऊपर हैं। तो 1-2 हेडिंग के बाद वो आपको जो मैंने कहा था कि बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मार्केट में इस तरह हुआ। 2 इयर्स बैक तो बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं था, पीएम को बिल्कुल साइड पे रखते थे। अब पीएम काफ़ी ऑन टॉप है, क्योंकि मैं खुद भी पीएम हूँ तो मुझे प्रैक्टिकली भी आइडिया है कि क्या हो रहा होता है। सारे बग्स मेरे पास आते हैं तो मैं आपको रियल टाइम नॉलेज दूंगा जो मार्केट में चल रहा है। तो इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर इन 2 इयर्स बैक और 3 इयर्स बैक के। अब वो चीज़ नहीं है कि डेवलपर क्यूए डेवलपर वो इतनी कोई, आप समझ लो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती, इस तरह का सीन हो गया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो एजाइल कम्युनिटी है उन लोगों ने ये सोचा कि मेक श्योर करें कि हम एक ट्रांसपेरेंट बंदा बीच में रखें जो कि डेवलपर और क्यूए दोनों की सुने, विच इज़ पीएम। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ गाइड थोड़ा सा कर दूँ कि पीएम भी ना वैसे सपोर्ट में थोड़ा सा क्यूए को सपोर्ट करता है। ये नहीं कि मैं खुद भी क्यूए की फील्ड में रहा हूँ, मेरे से हट के भी मैंने काफ़ी पीएम देखे हैं। क्यूए की सपोर्ट थोड़ी पीएम को होती है, उसके भी डिफरेंट रीजंस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। राइट? जी अच्छा, अब आप देखो, यूनिट टेस्ट वाली बात होगी, हमें कंसेप्ट आ गया यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है। सेकंड पॉइंट है
कि टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप हो, सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो, और ये ना हो कि जिस तरह स्काटा का प्रोजेक्ट है इसमें वेब कार्ड चाहिए, प्रिंटर चाहिए, कार्ड डिपेंड करता है। अब ये चीज़ भी नहीं करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे, मुझे नहीं कहना चाहिए कि वो पत्थर के लकीर या लकीर के फ़कीर क्या कहती है माँ, जो भी होता है वो करते ये कि अपनी असाइनमेंट में ना उन्होंने ये चीज़ें डाली हुई होती हैं, कार्ड प्रिंटर और कार्ड रीडर। अब हर प्रोजेक्ट का स्कोप डिफरेंट है यार। मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था पहले, लेकिन आई नो यू गाइस आर प्रोफेशनल और माशाल्लाह सेंसिबल हो, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे स्टूडेंट्स, और मुझे अजीब सा भी फील होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मैंने असाइनमेंट दी है उसमें उन्होंने ये लिखा होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन क्यूए सिस्टम, एक्सेसरी, वेब कैम, प्रिंटर। ये तो जनरल चीज़ है ना, ये आप एक जनरल नहीं, सॉरी, ये एक प्रोडक्ट के बारे में स्काटा की ये रिक्वायरमेंट है। आपकी जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप वो लिखोगे। एग्री करोगे ना मेरी बात से? सही है हाँ, कासिम। जी मतलब अगर इस चीज़ की यूटिलाइजेशन नहीं तो आप खाली छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा, आप लिख दो कि टेस्ट एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, वो लिख दो, लेकिन इस तरह की चीज़ लिखना फिर बंदे को लगता है छापा ही मारा है पूरा यार। तो इस तरह आपने बहुत ज़हन में रखनी है चीज़ें ये वाली। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हमें वेब कैम रिक्वायर्ड था, क्योंकि बच्चों के कार्ड प्रिंट करने थे स्कूल के लिए, अटेंडेंस के लिए प्रिंटर रिक्वायर्ड था, उस चीज़ की चीज़ें डाली हुई हैं। और वो क्लियर कट कह रहा है मैं इतना वेला नहीं हूँ कि तुम लोगों की सीट पे आके बार बार पूछूंगा कि टेस्ट एनवायरनमेंट दे दो। ये कह रहा हूँ मुझे इससे पहले से जब काम आ रहा हो तो टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप मिले। और टेस्ट एनवायरनमेंट मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा भी थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि डिप्लॉयमेंट वाली हेडिंग आगे आ रही है। लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा, याद है कुछ क्या था टेस्ट एनवायरनमेंट, स्टेज, प्रोडक्शन? कासिम भाई, कासिम भाई टेस्ट इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से वो डेवलपर जैसे कि अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है वेरी और गुड। क्यूए का बंदा अपने अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो इस चीज़ को जो है यानी मेंटेन रखने के लिए वो इन्वायरमेंट आ जाता है कि इन ट्रू। दोनों जो कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट है। लैपटॉप पे काम हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। मैं आपको इंशाल्लाह इसको और रिफाइन करूंगा आज तौर पर। मैं बस कंसेप्ट पे करना चाहता, जाग रहे हैं आपकी। ठीक है, तो ये उसकी अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी कि मैं ये चाह रहा हूँ। देखें अगेन कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस डॉक्यूमेंट को बाईपास करते हैं कि ये ना बनाओ। ये टोटल क्यूए को सपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, इसलिए डेवलपर या पीएम शेम कोई भी आपको डिनाई करता है ना कि ये नहीं बनाना, टाइम वेस्टिंग है, तो आप उसको रियलाइज करवाओ और बनाओ उसको। तो ये लाजमी बनाऊंगा तो आगे चलेंगे। ये नहीं कि हार्श वर्ड्स में या उस तरह। आप कहो कि मेरे लिए कितना मैंडेटरी है, मुझे इतना टाइम नहीं, हार्डली आप लोगों को इंशाल्लाह अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो 1 घंटे में आप अच्छा टेस्ट प्लान बना सकते हो, जो कि मैं असाइनमेंट दूंगा उसके बाद मैं एनालाइज करके जी फीडबैक भी दूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। लेकिन बनाना जरूर, जिस कंपनी में भी जाओगे बनाओगे आप लाजमी, राइट? जी अच्छा, एग्जिट क्राइटेरिया। अब एग्जिट क्राइटेरिया में ये होता है, क्या जहन में आता है? इंटरेस्ट तो मैंने बता दिया कि क्यूए अज्यूम कर रहा है कि मेरे पास किस तरह किस्म का काम आएगा। एग्जिट में क्या आप समझते हो क्या होता होगा? कासिम भाई एग्जिट में तो आपको वही क्राइटेरिया होगा ना कि टेस्टिंग जो कंप्लीट हो गई है, बग्स फिक्स हो गए नहीं हुए, जो अगर रीओपन वाले रह गए कुछ, तो वो आपने अगली स्टेज में डाले नहीं डाले, या क्यों डाल रहे हो। आपका जो टीम है वो मोबिलाइज कर रही है, हाँ ये ठीक है, मैं मतलब 1 पेज पे आ गई है, गुड। ये टेस्टिंग सकती है नहीं। वेरी गुड। बाद आप दोगे ठीक जो है। एग्जिट क्राइटेरिया ये है कि हमने माइंड में रखना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली क्यूए का बंदा बना रहा है, तो क्यूए बंदा अपनी सपोर्ट में लिखेगा। वो कह रहा है जितने भी हाई प्रायोरिटी के एरर्स हैं, बग्स हैं सिस्टम में, वो फिक्स्ड होंगे टाइमली। वो कह रहा है मैंने रिपोर्ट कर दी है और मैंने बैकलॉग बना दिया है, मतलब मैंने क्यूए की रिपोर्टिंग कर दी है। फिक्स करवाना ये पीएम का काम है। अभी इस पर हम बात जो पहले करते हैं वो सारी वो बात आएगी। वो कहता है मैंने तो हाई प्रायोरिटी के करवा दिए हैं, उसको फिक्स करना और टेस्ट करना, फिक्स करना डेवलपर का काम है, टेस्ट करना मेरा काम है। एक तो ये कह रहा है कि जब हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे होंगे या बग्स को क्लोज कर रहे होंगे तो ये एग्जिट क्राइटेरिया में आएगा कि सारे जितने भी बग्स हैं क्लाइंट को हैंडओवर करने से पहले फिक्स हों और टेस्ट हो जाएं, विच इज़ फाइन, गुड पॉइंट। सेकंड, अगेन अ वेरी जी क्लेवर अप्रोच, कह रहा है एनी मीडियम और लो प्रायोरिटी एरर्स कि जिस ऐसा होता है ना समटाइम के बग्स हम कहते हैं कि इसकी प्रायोरिटी थोड़ी, जिस तरह उस दिन हमें वर्ड यूज़ करते हैं डेफर्ड, याद हो ताज भाई अगर आपको याद हो, आसम आपको भी? हाँ याद है डेफर्ड और ठीक है, वो जी जी रिजेक्टेड वाला। तो उसमें ये कह रहा है कि इफ एनी मीडियम और लो प्रायोरिटी एरर्स आर आउटस्टैंडिंग, कहता है अगर मैंने रिपोर्ट किए हुए लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है मतलब रहते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। अगेन बहुत बड़ी बात कर रहा है, हालांकि पीएम हायरार्की से ऊपर बंदा है, लेकिन कह रहा है बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आगे क्लाइंट को डील कर रहा है। वो कह रहा है मैंने रिपोर्ट कर दी है, उसकी प्रायोरिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे मैं कंसर्न अब नहीं हूँ। मैंने रिपोर्ट कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना, डेवलपर से फिक्स करवाना, ये काम होगा पीएम का। बात समझ रहे हैं मेरी? जी ठीक है। अगेन अ क्लेवर अप्रोच, अपने आप से चीज़ को हटा रहा है। एंटर्स पे भी सेफ हो गया, यहाँ भी सेफ हो गया। दैट्स वाई दिस डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट कि जो बाद में उंगलियाँ उठती हैं क्यूए ने ये किया, क्यू ने टेस्ट नहीं किया, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बचा सकता है कि हाँ बताओ मैंने क्या नहीं किया या क्या नहीं किया। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है?
फुल प्रोजेक्ट टीम मस्ट बी कंफर्टेबल विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर। अगेन यहाँ पे वो चाहता तो लिखता क्यूए टीम कि क्यूए टीम कंफर्टेबल होगी तो बताएगी कि हाँ वी आर गुड टू गो, इसको प्रोडक्शन पे ले जाओ और कोई भी इसको देख सकता है, प्रोजेक्ट रेडी है, मार्केट में जा रहा है। लेकिन क्या लिख रहा है? फुल प्रोजेक्ट टीम। अगेन अपने आप को सेव करके पूरी टीम पे बात ला रहा है कि डेवलपर भी कहेगा हाँ ठीक है हमने टेस्ट किया होगा। और उसे पॉइंट सिर्फ ये कि ही और शी शुड बी दैट मच क्लेवर कि आप अपने ऊपर उतनी बात नहीं है इवन दो कि इट्स जस्ट रिटन। लेकिन जब इसको आपका सीईओ पढ़ेगा और उसने कुछ नहीं कहा, यू आर ऑन सेफ साइड कि आपने जो लिखा है उसके वर्ड्स को सीईओ ने भी एक्सेप्ट किया है। फाइनल साइन ऑफ स्टेक होल्डर्स और बिजनेस के फाइनल जो साइन अप होगा अगेन बच रहा है, कह रहा है ये नहीं कि क्यूए ने कह दिया कि यार ठीक है तो ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स कह रहा है मेरे साथ एग्री होंगे कि वी आर इन अ गुड पोजीशन और अब हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, आगे प्रमोट कर सकते हैं, सारे अपने साइन करेंगे, साइन ऑफ के बाद आगे जाएगा। हालांकि उस पर क्वेश्चन चाहो तो मैं रेज कर सकता हूँ, यार तुम क्यूए टेस्टिंग तो तुम कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट स्टेबल है कि डेवलपर तो मैं क्या पता 20,000 में कोई आम सा रख लूँ इंटरनी शर्नी उसने काम की अच्छा ना किया हो, टेस्टिंग तो तुमने करनी है, 100 बक्स तो तुमने निकाल के देने हैं। अच्छा सब बात समझ रहे हैं ना? जी लेकिन वो कर क्या रहा है, वो इतना क्लेवर है। ये वाला क्यूए तो माशाल्लाह इसको वैसे ही 8-9 साल का एक्सपीरियंस था, काफ़ी पुराना, तो और ज़्यादा हो गया होगा। तो ये बेसिकली हर चीज़ में अपने आप को सेव कर रहा है। आपको आइडिया हो रहा होगा वर्डिंग से कि वो प्रोजेक्ट टीम को लेके आ रहा है, फिर वो फाइनल सॉफ्ट। तो आपने भी ये नहीं कि हर दफ़ा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना कि अपने आप को आप सेव कर सकते हो लॉन्गर रन के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे बनता है, ये डॉक्यूमेंट आप कभी भी एंड में नहीं बनाओगे। प्रोजेक्ट की प्लान हमेशा स्टार्ट में करते हो ना, जिस तरह कोई मैच हो रहा है तो प्लानिंग आप पहले करोगे, किसको 1 डाउन भेजना है, किसको 2 डाउन भेजना है, किसको जी पहला ओवर देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग कि आप क्या प्लान कर रहे हो और वही चीज़ पे चलती है। फिर किसी भी टाइम आप खोल के देख सकते हो मैंने प्लान में क्या लिखा था। जिस तरह मैं बात करूँ प्रोजेक्ट प्लान में अगर मैं बनाता हूँ पीएम वाला, तो वो मेरा प्लान है कि 24 को मैंने ये काम करना है, 26 को ये करना है, तो ये क्यूए का प्लान है, राइट? जी हाउ मेनी हेडिंग्स? आई डोंट नो। 9 9 10। ये सिंस एंटर्स एग्जिट अलग अलग आपने काउंट करना है। अच्छा टाइप्स अलग थी, एंटर्स 9th है, एग्जिट 10th है, ठीक है ना? जी सही है। ठीक है। अब बात आती है डिप्लॉयमेंट टेस्ट प्लान की। डिप्लॉयमेंट वही बात है थोड़ी देर पहले जो मैं आसिम से पूछ रहा था कि यार कि डिप्लॉयमेंट क्या होती है, किस तरह जाता है, तो आसिम ने वही मेरे वर्ड्स आई एम ग्लैड की चीज़ याद थी और अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब लोकल मशीन से हम किसी को कहते हैं टेस्ट करो तो उसकी मशीन पर हम कह सकते हैं हम कहीं डिप्लॉय करते हैं, जिस तरह क्लाउड पर डिप्लॉय कर दिया, किसी कोई भी सर्वर है, ताबिश भाई कहते हैं मैंने एक सर्वर परचेज़ किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दो, मैं वहाँ पे होस्टिंग लेके वहाँ डिप्लॉय कर दूँगा। तो सेम वही चीज़ है कि डिप्लॉयमेंट का वो लिख रहा है कि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट में मुझे पता नहीं है इसलिए उसने ब्रैकेट में लिख दिया विल बी शेयर्ड लेटर। लेकिन नॉर्मली जो होता है ये आपके 3 एनवायरनमेंट्स होती हैं, 2 होते हैं, या तो टेस्टिंग होता है, स्टेजिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, या फिर टेस्ट के बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन भी होता है। डिपेंड करता है कि कंपनी कितना कॉन्शियस है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ कहते हैं यार 3 जगह से पास होके जाए, हालांकि चलता है एक साथ ही, जो चीज़ टेस्ट पे होती है वही स्टेज पे होती है, वही प्रोडक्शन, लेकिन एक डबल चेक हो जाता है कि हर चीज़ स्मूथ जा रही है। बात समझ रहे हैं ना? जी तो डिप्लॉयमेंट प्लान में आप ये लिखोगे आप तीनों टेस्ट स्टेज प्रोडक्शन, लेकिन साथ ब्रैकेट में इस तरह ही लिखोगे कि ये बाद में डिस्कस होंगे जब हमारी नेटवर्क की टीम बताएगी कि कितने इस प्रोजेक्ट में चाहिए एनवायरनमेंट। ऑलराइट, जी उसके बाद है हेडिंग नंबर 11 जो कि डिलीवरेबल्स, जो कि हमने बग लाइफ साइकिल में थोड़ा सा पढ़ा था, उसी को मैं रिहैश करूँगा। डिलीवरेबल्स क्या है? नंबर 1 लिखा हुआ है जो कि हमारी हेडिंग 11 होगी कि बग की जो समरी रिपोर्ट है ना, वो उसने कहा है कि बग का रिपोर्ट का स्टेटस पीएम से डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीएम का बाउंड होना पड़ता है कि पीएम कह रहा है कि मुझे डेली अपडेट चाहिए। वैसे तो अगर मैं स्क्रम की एजाइल की बात करूँ तो आपने शाम में अपडेट्स भेजनी ही भेजनी है आजकल, तो मतलब चलिए काफ़ी हॉट यही रहा है। और अभी मैं जो 4-5 प्रोजेक्ट्स में अपनी कंपनी में चला रहा हूँ उसका भी ये प्रोसीजर है। थोड़ा सा आपको बता भी दूँ कि किस तरह का स्टेटस है, ये आपको नज़र आए तो मुझे बताना। नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट एक खुला हुआ है मैंने स्टेटस अपडेट्स के नाम से, ठीक है ठीक है? जी अब मैं आपको अब रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये एक प्रोजेक्ट है यूजिंगर के नाम से। अब यहाँ पे देखो मैंने सुबह क्या लिखा कि मैं आया और मैंने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टीम एज पर आवर मीटिंग प्लान इज़ एज फॉलो। ये मैंने 14 तारीख को लिखा था, इस पर 44 थ्रेड्स चल चुके। सुबह वाला दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा। ये देख रहे हो आप दिस वीक प्लान? हेलो, हाँ जी आ रही जी देखो आ गया। ये मैंने अपनी टीम को पूरे एक वीक का प्लान बता दिया कि हमने मंडे को करना है, ट्यूसडे को करना है, 3 को मैं किस टाइम पे कस्टमर को अपडेट करूँगा। फिर कस्टमर की मेल थी उसका भी बता दिया। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि पीएम इस तरह काम करता है, एंड में उसकी टीम ये स्टेटस भेजती है। ये नज़र आ रहा है उमर फारूक ने क्या लिखा कि इन प्रोग्रेस क्या है, कम्प्लीटेड क्या है, रिस्क क्या है, प्लान क्या है। हुसैन ने लिखा, ये फिर मुझे टैग करके बताएंगे कि चीज़
गेटिंग पॉइंट? जी का जब ये डे एंड होता है तो ये अपडेट करते हैं। तो ये मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप फेमिलियर हो टूल्स के साथ भी, कि कल को आपको ये काम हो तो आपको पता हो कि ये काम ऐसे हो रहा है। जो मैं सिर्फ वर्डिंग नहीं बता रहा, टूल्स के जरिए दिखा भी रहा हूँ कि मेरी टीम भी ऐसे काम कर रही है। तो होता ये है कि स्टेटस अपडेट्स पीएम के मुताबिक होते हैं, चाहे तो आप डेली ले लो चाहे आप वीकली ले लो, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट एजाइल स्क्रम तो मुझे डेली अपडेट्स टीम भिजवाती है और मैं उसको अकॉर्डिंगली चलता हूँ। तो ये आपकी मीटिंग के ऊपर है कि पीएम आपसे क्या चाह रहा है, राइट? जी आप सिंपल इधर ये लिखोगे कि जो भी आपका प्रोटोकॉल होगा। फॉर एग्जांपल आपका पीएम कहता है 2 दिन में एक दफ़ा रिपोर्ट करनी है तो आप वो लिख दो, लेकिन लिखना क्या है कि बग एंड स्टेटस रिपोर्ट विल बी अपडेटेड वीकली। यहाँ पे क्योंकि शायद उन दिनों इतना एजाइल और स्क्रम इतना हॉट ना हो, ये 2015-14 का बना हुआ है प्रोजेक्ट, तो उसने लिखा है कि पीएम ने कहा है वीकली रिपोर्ट देना। क्योंकि जीरा यूज़ करते थे उस टाइम हम, ये डेली अपडेट तो मुझे जीरा के थ्रू आ ही रही होती थी। तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने क्लाइंट को वीकली फ्राइडे पे रिपोर्ट भेजूंगा तो तुम लोग भी मुझे भेज देना। तो शायद उसने वीकली लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो डेली भी कर सकते हो और ट्वाइस अ डे भी कर सकते हो, आफ्टर 2 डेज भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पीएम ने क्या कहा है, राइट? जी अच्छा, हेडिंग नंबर 12 है टेस्टिंग प्रोसेस की। टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, जो कि हम बग लाइफ साइकिल में देख चुके हैं। सबसे पहले क्यूए जो है वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। अभी टेस्ट केस लिखे नहीं है ना, हमने पढ़े हैं, लेकिन बस सिंपल बता रहा हूँ कि तब की बात है कि टेस्ट केस एग्जीक्यूट आप लिख चुके होगे, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लग जाएगा कि आप कब लिखोगे। क्योंकि जब आपका डेवलपर कोडिंग कर रहा होगा तो उस टाइम आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे ना, फारग तो नहीं बैठे होगे ना। तो माइट भी आप टेस्ट प्लान लिख रहे जी हो, माइट भी आप टेस्ट केस लिख रहे हो, तो माइट भी आप यूज केस लिख रहे हो। तो पॉइंट इज दैट कि क्यूए का बंदा इज रिमेन बिजी ऑल द टाइम। इट्स नॉट लाइक द कंसेप्ट जो कि एक मिथ है कि क्यूए इज लाइक वेला टाइप ऑफ अ गाय या वेला टाइप ऑफ पर्सन, जिस विच इज नॉट एटलीस्ट पॉसिबल इन माय कैरियर के। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है अनटिल कि आप प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करो और अपनी हर क्यूए की चीज़ को, हर स्टैंडर्ड को लेके चलो। बहुत सी चीज़ें क्यूए के डोमेन में, डब्ल्यूसीसी वैलिडेशन, मॉकअप्स, डिज़ाइन, यूआई के बग्स, कॉस्मेटिक बग्स, हज़ार चीज़ें निकल आती हैं। और साथ साथ अपनी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए अपने सीईओ को और टेक्निकल लीड को बताते रहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें प्रोसेस क्या लिखा हुआ है कि क्यूए टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा, बग को रिपोर्ट करेगा जीरा में, और देखें उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यूए असाइन करेगा बग डेवलपर को। लेकिन जब सीईओ के पास गया तो उसने कहा डेवलपर को नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर को। यहाँ से चीज़ चेंज होती है कि डेवलपर को क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए सफ़र हो रहे थे क्योंकि डेवलपर कहता था मेरे पास बग आया नहीं। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि डेवलपर मानते नहीं है कि मेरी स्क्रीन पे बग आया है या ये बग रिप्रोड्यूस हुआ जी है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज़ का, ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिकल फेस किया हुआ है। मैंने मैंने भी प्रैक्टिकल फेस किया हुआ। सॉरी, ये चीज ये था आज भाई बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा यार, पता नहीं बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। नहीं, मैंने कहा कि मैंने ये चीज ना प्रैक्टिकल डेवलपर वाली वो कभी नहीं मानता कि हाँ, भाई बग है। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इस चीज़ से सेव करने के लिए कि वो ये चीज़ माने या ना माने, आपने हमेशा स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही बग आया फौरन स्क्रीन, वो ये भी करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है पर्सनली ऐसा, कि कुछ डेवलपर दोस्त भी रहे हैं जो बाद में बता भी देते कि हम ये काम का है। मैं क्यूए को डिफरेंट चीज़ें टैकल करता था कि पीछे से बग को हाइड कर देते हैं या कमेंट आउट कर देते हैं ताकि वो बग फॉर द टाइम में चला जाए, और फिर कहते हैं मेरी मशीन बनी। तो आपके लिए सबसे सेफ चीज़ ये है, जैसे ही बग आए चुप करके लाइट्स टूल मैंने बताया था, लाइट शॉट यूज़ करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे एरो पॉइंट करें, इस जगह बग है, और अपने पास सेव कर लें फोल्डर में, राइट? जी आपके ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि कितना आप ऑर्गेनाइज हो। फोल्डर्स बनाओ, फोल्डर्स के अंदर प्रोजेक्ट का नाम लिखो, उसके अंदर सब फोल्डर बनाओ। ये चीज़ें मैनेजमेंट की हैं, लेकिन आपको भी आनी चाहिए बीइंग ए क्यूए कि इस डेट को ये बग पकड़ा। ये चीज़ें टाइमली इंशाल्लाह जो मैं असाइनमेंट दूंगा आप और सीख जाओगे। लेकिन खैर, कहने का मकसद है कि डेवलपर को नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर को बग जा रहा है, फिर डेवलपर फिक्स करेगा तो वापस करेगा साइन क्यूए को। यहाँ पे ऑप्शन ओपन होती है कि क्यूए को साइन करो या वापस पीएम को कर दो। पीएम क्योंकि इतना ज़्यादा भी पीएम, दूसरी दूसरी एक और चीज़, आप लोग क्या समझते हो कि पीएम को रखने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो मैंने बता दिया कि इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी क्योंकि पीएम न्यूट्रल बंदा है, वो देखेगा कि यार कि हाँ चीज़ों को स्मूथ लेके चलना है, डेवलपर और क्यू में पंगा ना है, क्योंकि दोनों से काम लेगा तो उसका काम भी चलेगा। तो आप लोग क्या समझते हो पीएम को रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या जहन में आता है? मेरे हिसाब से पीएम को रखना है। और भी जब आपका क्लाइंट होता है ना, आपकी क्यूए की टीम और डेवलपर की टीम दोनों उससे थोड़ा सा दूर फासले पे आ जाती है, और वो मकसद डायरेक्ट उसको हैंडल कर रहा होता है, और वो भी एक फ्रेंडली माहौल में आप लोगों को हैंडल कर लेता है। वो ऐसा कह रहा है क्लाइंट, ये रिक्वायरमेंट है। अगर इन दोनों को आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भेज दें तो वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्लाइंट कुछ बोल रहा होगा, डेवलपर कुछ कह रहा होगा, क्योंकि की आपस की अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही होगी डेवलपर के साथ, वो एक खिचड़ी बन जाती है, मिक्सअप हो जाती है चीजें।
एक्सीलेंट है, वेरी वैलिड पॉइंट। कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हुए कभी भी डेवलपर और कभी क्यूए को डायरेक्ट क्लाइंट के साथ तो करते भी नहीं, वो पीएम का रोल खत्म होता है। सेकंड चीज़ कि पीएम आपस में न्यूट्रल रोल प्ले करता है, जो मैंने पहले भी कहा कि दोनों को सेफ रखने के लिए एक चीज़ लेके चलता है कि मैं भी क्या करता हूँ लेके चलता है कि ताकि चीज़ें सिक्की रहे। थर्ड चीज़, क्योंकि पीएम क्लाइंट को फेस कर रहा होता है, उससे सही रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक बग है, बग नंबर 110, पीएम को पता नहीं होगा इस बग के साथ हुआ क्या, डेवलपर ने क्यूए को दिया, क्यूए ने क्लोज किया, वेरीफाई कर लिया, तो पीएम को तो ऊपर से चीज़ जाएगी। उस चीज़ को लाजमी रखने के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो पीएम के, मैं भी मैं जब पीएम काम कर रहा हूँ उस टाइम जब ये चीज़ें ट्रांसफर होनी थी तो मेरा भी ये पॉइंट था कि समटाइम मुझे पता ही नहीं लगता कि डेवलपर और क्यूए ने बग को कम्युनिकेशन करके उसको क्लोज भी कर दिया है। दैट इज़ द रीज़न कि पीएम को एंगेज किया था कि तुम क्लाइंट फेसिंग बंदे हो, जब तुम कस्टमर को रिपोर्ट करोगे ये बग नंबर 110 इस तारीख को फिक्स हुआ है, तो कम से कम तुम्हारी नॉलेज में तो हो ना। और दैट इज़ द रीज़न कि वो चीज़ें फिर शिफ्ट होना स्टार्ट हुई कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ग्रुप में रखना लाजमी है। बात समझ गए? जी बाकी पॉइंट वही वाली है कि डेवलपर फिक्स करेगा, साइन करेगा, कोई वेरीफाई करेगा, अगर तो फिक्स हो गया तो उसको क्लोज कर देगा, अगर नहीं फिक्स तो वो पूरा साइकिल दोबारा चलेगा जो बुलेट्स में लिखा हुआ है। दैट्स द सेम थिंग। जी ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स हेडिंग नंबर आई थिंक 13 या 14 14 दैट इज एरर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एक ही हेडिंग है, इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आप बात करते होगे ड्यूरिंग सिस्टम टेस्ट कि क्यूए का बंदा कह रहा है कि जब मैं सिस्टम को टेस्ट कर रहा हूँ एरर विल बी रिपोर्टेड इन जीरा, या आप बता रहा है कि उसको टूल कौन सा दिया हुआ है। जिस कंपनी में आप जाओगे जो आपको टूल देंगे आप वो लिखोगे, चाहे वो बेस कैंप हो, चाहे वो ट्रेलो XYZ कोई भी हो, आप लिखोगे उसको मैं रिपोर्ट करूँगा टेस्ट एनवायरनमेंट टेस्टिंग करने के बाद। इफ़ इन केस डुप्लीकेट ऑफ बग्स, ये भी देखें अब कितना 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 सियाना बंदा है, मैं इसको क्या कहूँ। फिर कह रहा है इन केस डुप्लीकेशन ऑफ बग्स पीएम शेल क्लोज द डुप्लीकेटेड बग्स टू अवॉइड रीवर्क। अब मैंने आपको बताया था कुछ क्यूए के बंदे थोड़े नोटी किस्म के होते हैं, शरारती, के एक ही बग को ना 3-4 स्टेटमेंट चेंज करके रिपोर्ट देते हैं हमारा बग काउंट बढ़ जाए। होता बग एक ही है लेकिन उसकी अंग्रेजी चेंज कर देती हैं। यहाँ पे वो कह रहा है, हालांकि हो भी सकता है, इंसान है, गलती हो सकती है, मैं मान रहा हूँ कि एक बग रिपोर्ट हुआ है, आसम ने किया हुआ है और वो उसकी नज़र से नहीं गुजरा ताबिश भाई के, ताबिश भाई ने वो बग रिपोर्ट कर दिया, टीम वर्क पे काम हो रहा है, तब तो ठीक है, तब ये सिनेरियो बनता है कि पीएम ने देखा, पीएम ने कहा यार ये बग तो भी मैंने देखा था, ये दोबारा आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूँ ताकि डेवलपर भी तंग ना हो। अब आई होप कि बात समझ रहे होंगे क्यों पीएम आता है, जी क्योंकि क्यूए की भी मस्ती होती है समटाइम्स। अच्छा खैर, इस केस में वो ये कह रहा है कि अगर क्यूए कर भी देता है, इन केस डुप्लीकेट बग्स होता है तो पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पीएम पे डाल रहा है, पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डुप्लीकेट बग्स को क्लोज कर दे ताकि रीवर्क ना करना पड़े, राइट? जी सही। बग्स विच आर एग्रीड एज वैलिड, कहता है जो बग जो स्कोप में वैलिड होंगे, जिसको रिजेक्ट नहीं किया होगा या डेफर्ड नहीं किया होगा, विल बी कैटेगराइज एज फॉलो कि प्रायोरिटी वन में कौन से बग्स आएंगे जो सीरियस एरर होंगे, जो कि सिस्टम को फंक्शनलिटी करने में रोक रहे होंगे, मतलब बहुत मेजर होंगे, जो इसमें आपकी फंक्शनलिटी हिंडर हो रही होगी, कोई शो स्टॉपर होगा, कोई बॉटल लैग होगा। प्रायोरिटी टू जो कि मिड लेवल के बग्स होंगे कि मतलब नॉर्मल से बग हैं, अगर हम वी कैन लिव विद दैट कि ना भी करें तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रायोरिटी 3 जो बहुत ही माइनर होंगे, बिल्कुल ही माइनर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दोनों मुझे बारी बारी जवाब दोगे। एक बग है जिसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, मतलब मैं टैप करता हूँ होम पे तो मोबाइल एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। और एक बग है कि एक जगह स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। आपके ख्याल से प्रायोरिटी 1 का बग कौन सा होगा? जी वो जिसमें मोबाइल वो क्रैश हो रहा है कि अगर आप टैप का बटन दबा रहे हो वो बंद हो रहा है, वो प्रायोरिटी 1 में आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हो ताज भाई? मैं भी यही, जिससे एप्लीकेशन ऑफ हो रही है वो आपके प्रायोरिटी 1 पे, बिल्कुल। प्रायोरिटी में। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि स्पेलिंग इश्यूज की भी अपनी एक वो होती है वर्थ के, वो कॉस्मेटिक होते ज़रूर है लेकिन अपनी, लेकिन इस तरह के केसेस में मैंने जान के क्वेश्चन पूछा और ये आप बड़े बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन इस तरह फेस करोगे कि आपको एग्जांपल्स देंगे, इसमें से बताओ प्रायोरिटी 1 कौन सा है, इसमें से बताओ ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। आपको क्यूए में बेसिकली क्यूए और पीएम में ना सिनेरियोज बहुत देते हैं, आपसे रटी डेफिनेशन नहीं सुनते, सिनेरियोज देते हैं। इस तरह मेरी भी कोशिश होती है जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रियल टाइम सिनेरियो की डेफिनेशन देखो, रियल टाइम को सिनेरियो आ रहा हो। तो इस तरह के केस में आप यही कहोगे कि जो एप्लीकेशन टैप करने पर क्रैश हो रही है वो आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि आपकी चीज़ चल ही नहीं रही तो आपकी ऑब्वियसली मेजर चीज़ हो जाएगी। एग्री? ये बात जी का ठीक है, तो वो आपकी मेनर होगी। बाकी फिर आप कहोगे प्रायोरिटी 2 है जो आपने स्पेलिंग भी फिक्स करनी है, जब वो फिक्स हो जाए। बाकी P3 होता है, P4 होता है, ये बहुत ही लो लेवल बग्स होते हैं कि अलाइनमेंट हो गई छोटी सी, कलर हो गया, मतलब बहुत ही लो लेवल, कोई जिसका हमारी फंक्शनलिटी पे इतना फर्क ना पड़े। हेडिंग नंबर 15 जो कि हमारी लास्ट होगी टेस्ट प्लान की, उसमें ये है इशू रिस्क एंड अजम्पशंस। अब हर प्रोजेक्ट में ना कोई इशू आ सकता है, हम
बेसिकली सोच रहे होते हैं कि हर चीज़ अच्छी जाएगी, स्मूथ जाएगी। अगर प्रोजेक्ट 15 को ख़त्म हुआ है, 15 जुलाई को, तो माइट भी 21 दिसंबर को ख़त्म हो जाए, प्लान चलेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, कुछ क्या है, और हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई बग रहता भी है, तो आपको तैयार होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि रिस्क आ सकता है। जिस तरह मैं कॉमन अभी इस चीज़ की एग्जांपल दूं कि हमारे वह में गुमान भी नहीं था कि जनवरी फरवरी जब साल शुरू हुआ था कोरोना आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितने बिजनेस ठप हो गए, कितने लोग बेरोज़गार हो गए बेचारे। तो अब ये चीज़ें आती हैं इश्यूज़ में, रिस्क में, एजम्पशंस कि आप थोड़ा सा प्री प्लान करो कि अगर ऐसा हो जाता है। अव्वल तो ये चीज़ तो जहन में थी, लेकिन इससे मिलती जुलती कोई होगी तो हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हम आप लोग क्यों एक सोचोगे क्या क्या है। समझ लो ना बात, जी क्योंकि ये भी प्लानिंग का पार्ट है। प्लान किया हो, अब जिस तरह अगला ईयर स्टार्ट होगा, आप लोग कुछ प्लान करोगे कि मैंने फरवरी तक एक अच्छी जॉब करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं फरवरी तक मैं अपने आप को इतना टच कर लूँ कि मैं क्यूए के जॉब पे आ जाऊँ। फिर फरवरी 2021 के मिड तक मैं क्यूए की अच्छी पोजीशन पे हूँ, मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मतलब ये प्लानिंग है आपकी। उसी प्लानिंग को आप गोल्स में बदल के अपने गोल्स को अचीव करते हो। तो सेम इसमें इसने कहा हुआ है इशू रिस्क अजम्पशंस क्या है कि टेस्टिंग नीड, टेस्ट सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, प्रिंटर, वही वाली चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी। कहता है मुझे कार्ड रीडर भी मिले, मोबाइल भी मिले, मोबाइल कार्ड रीडर मिले अगर मैं डाटाबेस की टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो कि अगेन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं करवाते क्यूए को, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि क्यूए का बंदा थोड़ा नॉन टेक्निकल है तो डाटाबेस का काम ख़राब ना कर रहे हैं। इस पर हम बाद में आएंगे जब टेस्टिंग टाइप हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये रहा है कि मुझे ये चीज़ें सारी मिलें, टेस्टिंग नीड्स जब मुझे हों तो ये चीज़ें मुझे मिलें। इशू रिस्क में क्या कह रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नो फर्दर चेंजेस और इंक्लूजन विल बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन। कह रहा है एक स्प्रिंट और एक रिलीज अगर आप डिफाइन कर देते हो तो उसमें, अब ये वही वाली बात जो ताबिश भाई ने मुझे की थी लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, मुझे अभी क्लिक कर रही है कि जब एक स्प्रिंट बन जाती है तो उसको आप चेंज नहीं करते। तो अगेन क्यूए का बंदा भी वही बात कर रहा है, नो फर्दर चेंजेस और इंक्लूजन विल बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द रिलीज। रिलीज बेसिकली स्प्रिंट को कहते हैं, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ एक्सप्रेस परमिशन एग्रीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द कि अनटिल एंड अनलेस के प्रोजेक्ट मैनेजर आके हमें खुद कहे कि क्लाइंट कह रहा है यार कि मस्ट डू। जो आपको याद होगा कि मैंने जब एग्जांपल दी थी कि टेलीनॉर का 4G का फीचर लॉन्च हो रहा है, याद आ रहा है कुछ? जी जी जी। तो जी ये वही उसी वाली चीज़ को रिपीट कर रहा है कि ये बिल्कुल वो एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे माइंड में क्लिक कर गई। यही ताबिश भाई का क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि अनटिल एंड अनलेस के कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि क्लाइंट कहे कि मैंने ये लॉन्च करना है, तो आप अपने स्प्रिंट से हटते हो और आप मूव हो जाते हो वो टास्क जिस पे क्लाइंट कह रहा है, क्योंकि क्लाइंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, हमें क्योंकि वो पे कर रहा होता है तो हमें उसकी बात को वर्थ देनी पड़ती है। लेकिन साथ स्प्रिंट को कंटिन्यू करने के लिए हम रिसोर्स को पूल करके एक्स्ट्रा रिसोर्स भी कर सकते हैं। नंबर 2, where the changes in twin will not require significant effort on the behalf of test team and will not advise। कहता है लेकिन ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि हमारे स्केड्यूल में फ़र्क ना पड़े। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एजाइल में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हो तो एक बोर्ड बैठता है, क्या कहते हैं उस बोर्ड को? सीसीबी वेरी गुड, चेंज कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो नोन एज सीसीबी, जिसमें वो कह रहा है क्यूए का बंदा भी इन्वॉल्व और हमें बताया जाए कि हमने जो काम ऑलरेडी किया है उसका कितना फ़र्क पड़ेगा। एग्जांपल ताबिश भाई कहते हैं मैंने तो 40 टेस्ट केस यार लिख चुका हूँ, अब तुम कह रहे हो ये चेंज आ गए, ये तो ज़ाया जाएंगे। उसमें पीएम कहेगा ताबिश भाई को, यार ताबिश भाई कोई इशू नहीं है, हमने क्लाइंट की सुननी है, आपने जो काम किया आपकी उसकी बिहाफ पे ऑब्वियसली सैलरी मिलेगी, आपका काम ज़ाया नहीं जाएगा, आपने मेहनत की है, मतलब इस तरह की चीज़ है। लेकिन आपने एजिलिटी और चेंज के लिए तैयार रहना है, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है कि कस्टमर कहे कि ऐसा नहीं है ऐसा कर दो। दिस इज़ अ पोटेंशली सीरियस इशू। अब जिस वो उस बात को कह रहा है कि अगर चेंज करवाइए तो हमें बताया जाए कि हम अपने रिसोर्सेज को इंगेज कर सकें। दिस इज़ अ पोटेंशली सीरियस इशू, एनी मेजर चेंज टू डिज़ाइन विल एडिशनल टाइम। कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पीएम हूँ और ताबिश भाई और आसिम मेरे क्यूए के बंदे हैं, और ताबिश भाई जो हैं वो क्यूए के लीड हैं। ताबिश भाई कहते हैं मुझे इस काम के लिए 40 घंटे चाहिए, मैंने ताबिश भाई को 40 घंटे दिए। जब 40 घंटे में से 20 घंटे गुजर गए, मैंने ताबिश भाई यार एक क्लाइंट तो कह रहा है ये वाला काम इस तरह नहीं इस तरह करना है। ताबिश भाई थोड़ा सा रिश्ते की तो गुस्से होंगे, यार ये क्या 20 घंटे का काम तो मुझसे करवा चुका है, अब ये कह रहा है कि ये काम कर दो। तो उसके लिए वो कह रहा है कि उसके लिए प्रॉपर मुझे प्लान का दोबारा करना पड़ेगा, मुझे एडिशनल टाइम भी मिलेगा, और उसके बाद मैंने जो टेस्ट केसेस पहले लिखे हैं उनको मैं अमेंड करके नए क्रिएट करूँगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। जी जी कासिम। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ के आपने भी ये करना है। कोई परेशानी लेनी कि स्क्रम मास्टर बैठा है ऊपर, प्रोडक्ट ओनर बैठा है या वन सीईओ बैठा है। आपने अपने काम को सेव करना है, आपने खुद को प्रोफेशनल रखना है। जितना प्रोफेशनल रखोगे उतने आपके काम ईजी होते रहेंगे और आपसे फिर कोई सवाल ज़्यादा नहीं करेगा, आपको जवाब ऑलरेडी आपका काम जवाब दे रहा होगा। अजम्पशंस क्या हैं, ये उसी हेडिंग में काउंट हो रहा है, इसलिए मैंने 15 हेडिंग को एक ही हेडिंग कह दिया था कि रिस्क, इशूज़ और अजम्पशन, ये 15 में आएगा सारा। वो अब अज्यूम ये कर रहा है कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा, सबकी जम्पशन यही होती है और कोशिश ये होती है कि टाइम पे डिलीवर हो जाए। फिर रिज्यूम कर रहा है कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो मिलेगा, उसी क्वालिटी के मुताबिक सारे रिसोर्सेज टाइमली अवेलेबल होंगे, और लास्ट में कह रहा है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो अप टू डेट होगी।
कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है भला ये? टेस्ट प्लानिंग और एसआरएस। हाँ, वो कह रहा है क्लाइंट के साथ तो पीएम है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो वो आप रिक्वायरमेंट को अपडेट भी साथ साथ करो। ये ना हो कि हम टेस्ट केसेस पुरानी रिक्वायरमेंट पे लिख रहे हों और पीएम ने रिक्वायरमेंट अपडेट। अगेन बात सारी घुमा फिरा के ये करूँगा तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि पूरे डॉक्यूमेंट पे आपने देखा होगा 80% उसने अपने आप को कवर किया है। एग्री? जी ये अपने आप को सेव। जी क्या कह रहे थे आयुष भाई? मैंने कहा, मैं ये नोट कर रहा था कि आवाज कट गई QA आपकी। जिसने भी एक QA का डॉक्यूमेंट बनाया इसे आपने सेव रखा हुआ है टोटली। क्या किया हुआ है? हाँ, अपने आप को। यही ये पर्पस भी ये है ना, इसलिए जो डेवलपर्स पीएम और समटाइम लोग कहते हैं कि इसको ना बनाओ। रीजन क्या होती है, जब क्यू एंड पे फंस रहा होता है बेचारा तो उस पर ब्लेम गेम इतनी आ जाती है, वो एक्सेप्ट कर भी लेता है मेरी गलती है। अब देखिए, बग आना बग ना आना नेचुरल सी बात है, इंसान है, बग को पकड़ सकता है, कोई बग नजर से नहीं कर सकते। उसके लिए ऑटोमेशन टूल होते हैं, जो आप स्क्रिप्टिंग पे जाते हो, सीनियम आईडी पे जाते हो, वेब ड्राइवर पे जाते हो। लेकिन पिन पॉइंट इसलिए बीइंग ए क्यूए मैं भी ये कहता हूँ कि आपको अपने आप को सेव करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए। आपको लाख कहा जाएगा कि ना करो, टाइम ज़ाया होगा। आप कहोगे इसकी वर्थ आप बताओगे इसकी वर्थ लॉन्गर रन में क्या है, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आई होप आपको समझ आ गई होगी टेस्ट प्लान का क्या फ़ायदा है। जी कासिम भाई। ठीक, चलें, दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर जिसकी आपको असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मिलेगी और यू गाइस हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट प्लान। किस चीज़ का, उस पर मैं आता हूँ। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने ये करना है कि बेसकैम्प पे जाता हूँ मैं, ताकि आप बिज़ी हो जाओ। और कीप चेकिंग योर व्हाट्सएप। कोशिश मेरी इंशाल्लाह होगी कि अगला लेक्चर भी इसी वीक में हो जाए। कोई इतना हार्श नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। कम से कम ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि मैंने आज मंडे ही था, तो अब 3:30 ब्रेक नहीं ओवर होना है, तो उससे पहले मैंने कहा कुछ अपलोड तो आई गेस मैंने पहले कर दिया था, आपको टैग नहीं हुआ शायद, उस टाइम मेरा नेट डिसकनेक्ट हो गया था। बाद में मुझे आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। समझ आ रही है ना चीज़ें? जी कासिम भाई। बोरिंग तो नहीं है अभी तक? जब करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन शुरू के लेक्चर लोग कहते हैं बोरिंग होते हैं। कोशिश तो पूरी यार इस तरह समझाऊंगे इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग इंटरेस्ट लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ले रहे हो आप लोग, मतलब अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग काउंटर भी करते हो, चीज़ें पूछते भी हो, एक्नॉलेज भी करते हो कि समझ आ रहा है। ताविश भाई स्पेशली कि ये चीज़ मेरी नज़र से गुजरी हुई है, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये इज़ ऑल प्लस पॉइंट मेरे लिए भी। पढ़ाने का भी ना थोड़ा मतलब अच्छा होता है, आपको पढ़ाने का भी मज़ा आता है। ये तो मतलब अभी भी, अब इस लेक्चर से आगे हमारी बेस इतनी नहीं होगी, मतलब हम जो क्यूए की प्रोफेशनल एसओपीज हैं उन पे ही काम करेंगे और उसी को लेकर चलेंगे। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये था कि ये बेस है, जितना मैंने पहले भी रिपीट किया था कि इंटरव्यू के जो पहले 4 हमारे, पहले 4 नहीं सॉरी, पहले जो 5 लेक्चर हैं वो आपके पहले इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन उसमें से, जब हमने टेस्ट केसेस क्लियर जिस दिन हम कर लेंगे ना, लेक्चर 5 है आई गेस, तो उस तब हम इस पोजीशन पे होंगे हम कि पहला इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उस पर कोशिश हमने करनी है। और उसके बाद 6-7 के बाद तो सीवी कुछ रीशेप भी करवानी है, कुछ चीज़ें हाईलाइट करके, एक दो पोटेंशियल उसमें ये वाले भी ऐड हो जाएंगे जो मैं आपसे करवा रहा हूँ असाइनमेंट। अच्छा, पहले मैं देख लूँ कि इस पर मैंने आपको टैग किया भी हुआ है कि नहीं। मिला था आपको ये वाला लेक्चर या टैग नहीं हुआ हुआ? नहीं टैग नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, मैं आपको दोबारा इस पर रिपीट कर दूँ कि जब हम चीज़ को पोस्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो इन बंदों को ईमेल जा रही है, जो 11 बंदे, क्योंकि मैंने जब नए लेक्चर बनाए थे ना, तो उसके बाद लेक्चर बनाने के बाद मैं वही लेक्चर टैग करता हूँ, तो ये ऑलरेडी लोग ऐड हो, जिस तरह लास्ट बैच में नवीद था, महक था, हेरा थी, तो ये मैंने ऑलरेडी इनको टैग किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई आप भी चीज़ पोस्ट करो ना, यहाँ पे क्लिक करो ऐड रिमूव पे, देख रहे हो, जी जी। यहाँ से सिलेक्ट करो नो वन, ताकि सारे चेक बॉक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें यार अब 30-35 बंदा पड़ा हुआ है, तो हमने सबको तो नहीं ईमेल भेजना ना, फिर कुछ स्टूडेंट बेचारे कहते हैं यार हमें ईमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करो कासिम को ईमेल आए, जो हमारा ग्रुप है, कासिम है, ताबिश है, कौन सा खोल लिया मैंने, अच्छा एक मिनट, सिलेक्ट एवरीवन, वापस आता हूँ, मेरे यहाँ से नहीं होगा। करने को दोबारा भी कर दूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा अपलोड हुआ है तो कोई चेंजेस जब तो ना हो तो ज़रूरत नहीं होती।
लेक्चर 3 आज हमने कंप्लीट किया है, तो डेट चेंज कर देता हूँ। टुडे इज मंडे एंड टुडे इज 21st, और इसको सेव करो और इसके बाद टैग करो ताबिश भाई, और साथ में ये आपको टैग हो गया। अब ये इनको ईमेल ना गई हो, मुझे चेक करना पड़ेगा ये कैसे मैं कर सकता हूँ। बाकी तो ऑप्शन ये है कि आपने हटाना होता है। अब मैंने 2 बंदों को नोटिफाई किया था, इधर भी 2 किया। खैर ये मैं देख के इस पर होमवर्क करके आपको बता दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर असाइनमेंट जी नंबर 1, लेट्स सी के व्हाट्स असाइनमेंट और आप लोग क्या उसमें कर सकते हैं। ये भी कराची के एक स्टूडेंट थे, राहुल कुमार, इंडियन कह रहा हूँ सॉरी, थे पाकिस्तानी लेकिन हिंदू थे। राहुल कुमार के बाद कौन सी असाइनमेंट आई हुई है? मल्टीपल दी हुई है, देख रहा हूँ आपके लिए कौन सी सूट करेगी बेटर। माहम ने किस पे किया था? अच्छा ये तो बैंकफला वाली है। नहीं, मेक टेस्ट प्लान 2018 आमिर जमाल, काफ़ी पुरानी हो जाएगी। चलें, इसमें ना मैं 2 ऑप्शन आपको देता हूँ। मैं पहले तो आपको बता दूँ कि असाइनमेंट में दे क्या रहा हूँ। ये आपको लिखा हुआ आ रहा है नज़र, जिस पे ये लिखा हुआ है, एक फुल ओपन हो जाए, ये लिखा नज़र आ रहा है, यू नीड टू मेक अ टेस्ट प्लान ऑफ इन टाइम बिजनेस कंसल्टिंग यूज जी http gaya डॉट, ठीक है। अच्छा अभी पहले सुन लें कि मैं दे क्या रहा हूँ, पहले साइन कर दूँ आपको। तो यहाँ से मैंने असाइन किया ताबिश, और यहाँ से मैंने असाइन किया आसिफ। ड्यू डेट इसकी हमेशा वो होती है जो मैं आपको, अगला जो सैटरडे आ रहा है ना वो उसकी ड्यू डेट होगी। जुलाई 2020, सितंबर चल रहा है ना, अभी आज है 21, तो आपने सबमिट करवानी है 26 तक। 26 तक ये वाली करानी है, और अगर बीच में एक और होगी तो 27 को करानी है। देखते कितना टाइम है। ठीक है, ठीक है, ये सेव चेंजेस, ठीक है। ये असाइनमेंट पहले आपको असाइंड होगी आप दोनों के नाम के साथ। अब करना ये है, थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें ना मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। एक तो ये होता है कि टेस्ट प्लान आपकी मर्ज़ी का हो। आपकी मर्ज़ी से मेरा मुराद ये है कि आप लोगों की कोई यूनिवर्सिटी की साइट है, जो बनी बनाई चीज़ वो आप उसको टेस्ट प्लान समझ के लिख रहे हो, या तो आप किसी का काम कर रहे हो, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यार कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम क्या उसका प्लान लिख सकते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है कि उसका लिखना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप जॉबलेस हो, काम नहीं करें, तो आप ट्राई के तौर पे 2 ऑप्शन कर सकते हो। एक तो जो मैंने अभी लिंक दिया है आपको, ये gaia.earth, ये एक साइट है पेट्रोलियम की। इस पर डिफरेंट पेजेस वगैरह हैं जो जिसका हमने प्रपोजल भी देखा था इन टाइम कंसल्टिंग पे, तो वो नीचे कहीं मैंने मेंशन किया होगा। एक मिनट, ये देख रहे हो आप, यू नीड टू मेक अ टेस्ट प्लान ऑफ इन टाइम बिजनेस कंसल्टिंग यूजिंग दिस लिंक। जी ठीक है, ये इस पे ना बेसिकली जो लिंक के बाद डॉक्यूमेंट जो अटैच हुआ है, ये जो प्रपोजल है, वर्ड डॉक्यूमेंट देख रहे हो, आपके पास आ गया होगा, देख रहे हो जी जी ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं डाउनलोड करके ओपन करता हूँ आपके सामने कि किन किन पेजेस पे मैंने लिखना है और किन किन पेजेस पे हिट करना है। अब इस प्लान को मैं जब ओपन करूँगा तो ये आप देखो कि इस पे लिखा हुआ है कि गाया की साइट पे जाने के बाद आपने इन पेजेस को देखना है। ओवरव्यू, सर्विसेज, क्लाइंट, जॉइन अवर टीम, कंटेक्ट। 5 पेजेस नज़र आ रहे हैं ये, जी जी और ये आपके सामने गाया की साइट है। इसमें आपको यहाँ पे जाके मिल जाएंगे जो पेजेस मैंने लिखे हुए हैं, कंटेक्ट अस, होम, अबाउट, गेटिंग, जी ठीक है। प्लान अब लिखना क्या है कि या तो आप चाहो, आपको खुली ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि या तो चाहो तो इसमें से इसको अज्यूम करके कि पेट्रोलियम की साइट है gaia.earth, इसकी
इसका टेस्ट प्लान वही वाली मेरी वाली बात कि आप प्लान में टेस्टिंग टाइप कैसे डालोगे, तो ये आपने सोचना है कि इसका स्कोप क्या हो सकता है। पेट्रोलियम को ज़हन में रखते